प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन के सत्र में लेंगे हिस्सा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण रहेगा शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन का एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन के सत्र में लेंगे हिस्सा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण रहेगा शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन का एजेंडा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज देश भर में विशेष कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि देश की एकता के लिए जरूरी है मजबूत लोकतंत्र। और प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार थे सरदार पटेल। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। 16वां G20 शिखर सम्मेलन इटली के रोम में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ कल रोम में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन जनता, गृह और समृद्धि के विषय पर केंद्रित है। सम्मेलन में आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ विकास पर जोर दिया जा रहा है। सत्र के पहले दिन वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दुनिया के बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी की। 16वें G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन का एजेंडा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण होगा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को लेकर भारत ने वैश्विक स्तर पर कई जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन का एजेंडा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण होगा। ये वैश्विक नेताओं के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु COP26 में इकट्ठा होने से एक दिन पहले हो रहा है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर भारत ने जोरदार तरीके से वैश्विक जलवायु कार्रवाइयों को प्रेरित करने के लिए कई बार बात कही है। G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन और फोकस इस बात पर रहेगा और चर्चा के केंद्र में रहेगा जलवायु परिवर्तन का मुद्दा और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने का मुद्दा। भारत पहले से ही जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर कई सारे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। रोम में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में सतत विकास पर चर्चा की जाएगी। सदस्य देशों के फायदे के लिए जवाबदेही और वित्त पोषण बढ़ाने पर भी जोर होगा। विकास और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर भारत ने स्पष्ट किया है कि नीतियों को अनिवार्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और स्थानीय खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण सत्रों के इतर एक कार्यक्रम में महामारी के कारण प्रभावित हुई आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्निर्माण पर विचार किया जाएगा। Prime Minister will also attend a side event hosted by President of the United States, His Excellency Mr. Joe Biden, on supply chain resilience. He will also hold other bilateral meetings on the sidelines of the G20 summit. भारत 1 दिसंबर 2022-23 के दौरान G20 की अध्यक्षता करेगा और इस वर्ष दिसंबर में ट्रोइका में प्रवेश करेगा। इस दौरान भारत विकासशील देशों और G20 फोरम में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के मुद्दों और चिंताओं पर नेतृत्व करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राजधानी नई दिल्ली के पटेल चौक स्थित सरदार पटेल की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में देश की एकता के लिए मजबूत लोकतंत्र को अहम बताया। उन्होंने कहा कि देश की जनता को ही ये सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। भारत के समाज में, परंपराओं में लोकतंत्र की जो मजबूत बुनियाद विकसित हुई, उसने एक भारत की भावना को समृद्ध किया है।
लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपनी एकता और शक्ति का प्रदर्शन कोरोना काल के दौरान दिखाया, जब ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक सब जनता के लिए सुलभ किया गया। जब सबका प्रयास होता है तो उससे क्या परिणाम आते हैं, ये हमने कोरोना के विरुद्ध देश की लड़ाई में भी देखा है। नए कोविड अस्पतालों से लेकर वेंटिलेटर तक, जरूरी दवाइयों के निर्माण से लेकर 100 करोड़ वैक्सीन डोज के पड़ाव को पार करने तक, ये हर भारतीय, हर सरकार, हर इंडस्ट्री, यानी हर एक नागरिक, यानी सबके प्रयास से ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उद्योगों और किसानों से आत्मनिर्भर भारत में भागीदारी का आह्वान किया और छोटे किसानों पर ध्यान देने की बात कही। भारत की इंडस्ट्री भी विदेशी रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स पर निर्भरता के लक्ष्य तय कर सकती है। हमारे किसान भी देश की आवश्यकताओं के अनुसार नई खेती और नई फसलों को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत में भागीदारी मजबूत कर सकते हैं। हमारी सहकारी संस्थाएं भी देश के छोटे किसानों को मजबूत करें। हम जितना ज्यादा ध्यान हमारे छोटे किसानों के ऊपर केंद्रित करेंगे, उनकी भलाई के लिए आगे आएंगे, गांव के अत्यंत दूर दूर के स्थानों तक हम एक नया विश्वास पैदा कर पाएंगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 562 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में सरदार पटेल की अहम भूमिका थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री के लौह पुरुष के रूप में सरदार पटेल विख्यात हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया। देश भर के पुलिस जवान परेड में हिस्सा ले रहे हैं। परेड के जरिए देश के पुलिस जवान राष्ट्रभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस अवसर पर गृह मंत्री ने एकता की शपथ दिलवाई। इस मौके पर केवड़िया में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग से 75 मोटरसाइकिल सवारों की रैली को फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अखंड भारत को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के एकता और अखंडता के शिल्पी हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 पुलिस के जवान यहां से काकोरी के लिए रवाना होंगे। यहां पहुंचकर शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन संकल्पों के साथ जुड़ने की एक प्रतिज्ञा ले रहा है
जो संकल्प भारत की एकता और अखंडता को सदैव अक्षुण्य बनाए रख सकते हैं। जनपद भदोही के ढीग ब्लॉक बिछिया के प्राथमिक विद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई और एक रैली का आयोजन किया गया। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की 17 जिला इकाइयों के मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी एवं विधानसभा प्रभारियों की चुनाव की तैयारियों पर महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में पहुंचे भाजपा उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, चुनाव सह प्रभारी सुधीर गुप्ता व अन्नपूर्णा देवी सहित वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी ने व्यापक रचना और तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेरा परिवार भाजपा, परिवार बड़ा जनसंपर्क अभियान पार्टी द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हुए चुनाव में बीजेपी मजबूत हुई है और 2022 में सर्व समाज को जोड़ते हुए फिर बीजेपी को बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। आने वाले 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारी की एक व्यापक रचना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। पार्टी में मेरा परिवार भाजपा परिवार इस प्रकार की एक बड़ा जनसंपर्क की अभियान पार्टी ने हाथ में लिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2.5 करोड़ सदस्य है, उसमें से और 1.5 करोड़ 1,50 लाख नए सदस्यों को जुड़ने के लिए कल देश की लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लखनऊ में उसकी शुभारंभ किया है। 30, 31 और 1 ऐसे 3 दिनों में प्रदेश की सभी 6 क्षेत्र के अंदर मंडल स्तर की हमारी नेतृत्व को इकट्ठा करके इसकी संरचना और उसकी व्यापक सफलता के लिए आज एक बैठक यहां आयोजित किया गया है। मंडल, जिला और क्षेत्र की सब प्रमुख कार्यकर्ता यहां उपस्थित थे। कानपुर और बुंदेलखंड मंडल क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की पिछले दिनों में जो चुनाव हुए हैं 19, 17 और 14, इसी इलाका की आशीर्वाद के कारण, बदौलत के कारण पार्टी मजबूत हुई है। जिस प्रकार की यहाँ के हमारे मित्रों ने संगठन की संरचना किया है, हमें निश्चित रूप में 2022 में सर्व समाज को जोड़ते हुए फिर एक बार बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। जनपद फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत जनपद फतेहपुर के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव व उनसे बचने के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नशा हमारी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए घातक है, जिसके लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। इन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम युवाओं में नशे के प्रति होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक कर रहे हैं। हमने जनपद फतेहपुर में हजारों बच्चों को नशा न करने का संकल्प दिलाया है। हमारे साथ नशा मुक्ति आंदोलन में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संगठन जुड़कर भारत व भारत के युवाओं को नशे से निजात दिलाने का कार्य कर रहे हैं। कई हजार बच्चों ने यहाँ पर संकल्प लिया है और अभी जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे 15 अगस्त 2022 को, तब तक हिंदुस्तान में हम 75 लाख लोगों को नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत नशा न करने का संकल्प करा देंगे और फिर वो हर महीने
दोगुनी ताकत उनकी बढ़ती जाएगी। हर महीने वो एक व्यक्ति को जोड़ेंगे। इस तरह नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत ये आंदोलन जारी है और सब लोग इसमें बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं। जाएगा जब पूरा देश नशा मुक्त भारत देश बन जाएगा। इस अभियान में हम आपको भी जोड़ना चाहते हैं, मीडिया को भी जोड़ रहे हैं, सभी लोगों को इस आंदोलन में शामिल करने का काम कर रहे हैं। जो तमाम मुल्क हैं, खास तौर से जो विकसित राष्ट्र हैं, वो घबरा रहे हैं। इसीलिए वो हर तरफ से भारत के नौजवानों को, भारत के युवाओं को ड्रग्स के माध्यम से, नशे के माध्यम से तबाही के दौर में लाने का काम कर रहे हैं। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि जिस देश का नौजवान नशे में होगा वो देश को किसी दूसरे देश के आक्रमण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वतः खत्म हो जाएगा। इसीलिए नशा मुक्त समाज आंदोलन कौशल का जो एक मंत्री होते हुए, जबकि आज कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद हो, वो नशे के ऊपर नहीं बोलना चाहता। मुझे गर्व है कि कम से कम एक ऐसा मंत्री रूलिंग पार्टी में हो करके भी और नशा मुक्त की बात करे, नशा मुक्त भारत की बात करे, ये गर्व का विषय है। प्रदेश के स्टाम्प मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने सुल्तानपुर उप निबंधन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन की हेल्प डेस्क काउंटर पर तैनात कर्मी की अनुपस्थिति होने पर एआईजी स्टाम्प को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। स्टाम्प मंत्री ने उप निबंधन कार्यालय का गहनता से निरीक्षण कर अवलोकन किया। योगी सरकार के 4.5 वर्ष की उपलब्धियों को बताते हुए स्टाम्प मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है, अपराधी व माफिया बाहर कर दिए गए हैं। यूपी में इन्वेस्टरों ने 65,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने बताया कि निबंधन विभाग का वर्ष 2016-17 में यूपी का राजस्व जहां 11,000 करोड़ का था, वहीं आज प्रतिवर्ष 23,000 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हो रही है। माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के कारण से पूरी माहौल अच्छा हुआ है। जो अपराधी माफिया थे उनको प्रदेश से बाहर किए गए, उस कारण से यहाँ इन्वेस्टर आए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 65,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया। इन्वेस्टर वहीं आता है जिस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर माहौल अच्छा होता है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब माननीय योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने तो 16-17 में यूपी का रेवेन्यू था 11,000 करोड़ और इस अभी 4.5 साल के अंदर यह रेवेन्यू ईयरली हो रहा है करीब 23,000 करोड़, यानी लगभग दोगुना रेवेन्यू हुआ। मकान, प्रॉपर्टी, जमीन वह खरीदता है जब उसके पास खाने पीने के बाद जो पैसा बचता है वह एक्स्ट्रा पैसे को या तो व्यापार में या तो अपने मकान के या प्लाट खरीदने में लगाता है। और इस बात का प्रतीक है कि कोरोना काल में भी 1.5 साल 18 महीना हम लगभग कोरोना में इफेक्ट थे, लेकिन कोरोना काल में भी यह रेवेन्यू हमारे यूपी की स्टाम्प विभाग की बढ़ी है। और हम कह सकते हैं कि कोरोना महामारी में भी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री जी सेवा किए, उस कारण से भी लोग उस कोरोना संघर्ष करते हुए अपने कारोबार और अपने घर द्वार को के लिए काम किया है और इस कारण से कोरोना काल में भी यहाँ की रेवेन्यू घटी नहीं। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता पुनरीक्षण 1 जनवरी 2022 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों का आलेख प्रकाशन करेगा। दावे और आपत्तियां 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक प्राप्त की जाएंगी। लखनऊ में कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए फॉर्म 6 भरे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भी नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए आयोग की वेबसाइट www.voterportal.eci.gov.in पर लॉगिन करके समस्त जानकारियां उपलब्ध की जा सकती हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है। जो हमारे मध्य स्थल थे उनका रेशनलाइजेशन वगैरह सब कुछ पूरा हो चुका है। आलेख प्रकाशन
1 नवंबर 2021 को किया जाएगा। दावे आपत्ति मतलब नाम बढ़ाने के लिए, उसमें कोई करेक्शन के लिए, विलोपन के लिए वो 30 नवंबर 2021 तक लिया जाएगा, परंतु प्रोसेसिंग हमारी इसकी चालू रहेगी। और जो ERO है हमारे, वो इसको प्रोसेस करेंगे 20 दिसंबर 2021 तक। और जो फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा वो 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। इसमें आप लोगों से यही अनुरोध है कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग का भी यही निर्देश हमेशा रहा है कि फ्री, फेयर, पीसफुल के साथ साथ इंक्लूसिव अर्थात सभी की सहभागिता हो। नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, एवरी वोटर काउंट्स। तो जो भी अर्ह हैं, जो 1 जनवरी 2022 को 18 साल या उससे ऊपर की उम्र प्राप्त कर रहे हैं, वो अवश्य ही इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करें ताकि उनका फॉर्म प्रोसेस होके उनको समय पे एपिक मिल जाए। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पूरे वैभव के साथ दीपोत्सव के लिए तैयार है। राम की पैड़ी पर होने वाला दीपोत्सव कार्यक्रम भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी पर खुशी को प्रदर्शित करता है, वहीं पूरी दुनिया को शांति का संदेश भी देता है। यहां साफ सफाई का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राम दरबार की मूर्तियों का रंग रोगन किया जा रहा है। यहाँ दीपोत्सव के लिए तैयारी चल रही है हम लोग की, और 3 तारीख का कार्यक्रम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का तैयारी पूरी है लगभग, और उसी टाइमलाइन के अनुसार हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसमें लेजर शो भी होंगे हमारे यहाँ। दीपोत्सव का जो पूरा दीपक जलाए जाएंगे, मिट्टी के दीपक और तेल जो हम लोग करते हैं, जो ट्रेडिशन रहा है यहाँ का बहुत बेहतर तरीके से। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा हमारा। हम लोग देखते हैं कितना बना पाते हैं हम लोग बेहतर तरीके से करके, और यही तैयारी है हमारी। बहुत बेहतर व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से बहुत भव्य दिव्य तैयारी चल रही है, और लगातार 5वां सत्र है ये दीपोत्सव का। तो बहुत भव्य और सुंदर ढंग से व्यवस्थित, बढ़िया, सुंदर दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा इस वर्ष। विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष हम ज़्यादा अच्छे ढंग से दीपोत्सव मनाने हम लोग जा रहे हैं। अयोध्या के समस्त साधु संत महात्मा, सारे लोग, अयोध्यावासी, नगर निगम, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का ये भगवान के प्रति दीपोत्सव का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो निश्चित रूप से बहुत दिव्य और भव्य होगा ये कार्यक्रम। जो बच्चे थे हमारे यहाँ, करीब काफ़ी सारे युवा साथी जो अयोध्या जिले के थे, वो आए थे, एकत्रित हुए थे। उन्होंने यहाँ पे जितना प्लास्टिक था या जैसे लोगों ने फूल माला या जितना भी कचरा आसपास फैलाया था, उसको हम लोग ने एकत्र किया और फिर हमने नगर पालिका की गाड़ियों में उसको रख के उसका डिस्पोजल करा दिया। दीपोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में राम दरबार का निर्माण हो रहा है, राम दरबार बन रहा है। सारी मूर्तियां राम दरबार की हैं। और जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए थे, तब राम दरबार अपने फिर बैठे थे, उसके बाद का दर्शन किया गया है। अयोध्या की भूमि तपोस्थली है। यहाँ आने के लिए ऋषि, मुनि और देवता भी तरसते रहे हैं, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। यहाँ भगवान राम जी के 4 भाई हैं, माँ सीता हैं, हनुमान जी हैं, यानी पूरा राम दरबार है। पूरा वो दरबार सजेगा 3 तारीख को, जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे लंका विजय के बाद। पूरा रंग रोगन किया गया है। अयोध्या की जितनी बिल्डिंगें हैं उनको सजाया गया है। लगता है कि ये वही वैभवशाली अयोध्या है जहाँ कभी भगवान श्री राम का राज्य हुआ करता था। जाहिर है कि दुनिया से तमाम लोग यहाँ आएंगे, देश के तमाम लोग यहाँ आएंगे, प्रदेश के तमाम लोग यहाँ आएंगे उस दीपोत्सव को देखने के लिए, उस भव्यता को देखने के लिए। जाहिर है कि सरयू का ये पावन तट उस दिन कई लाख दियों से सजेगा, भव्य पंडाल दिखेगा, लाइटिंग की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। आपको लगेगा कि हम उस अयोध्या में लौट गए हैं जब श्री राम के समय की अयोध्या थी। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। प्रयागराज में प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ की अपील का असर दिख रहा है। दीपावली त्योहार के लिए लोकल स्तर पर बने सामानों की मांग बढ़ी है। जिले में कुम्हारों के चेहरों पर रौनक देखी जा रही है। उनके द्वारा नगर में जगह जगह मिट्टी के दिए व बर्तनों की दुकान सजा दी गई है। कुम्हार श्याम बाबू प्रजापति और अमीर चंद्र प्रजापति ने कहा कि मिट्टी के व्यवसाय से हमारा पूरा परिवार चलता है और सरकार मिट्टी कला से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है और विदेशी सामानों
को देश में कम करके स्वदेशी सामान अपनाने की अपील की है, तब से हमारे दीप और मिट्टी के बने बर्तन, खिलौने और मूर्तियों को लोग खरीदने लगे हैं, जिससे हमारी आय भी बढ़ी है। जब चाइना का जो बहिष्कार हो गया, हमारे कुम्हारों भाइयों का मिट्टी का बर्तन पहले तो नहीं था उतना बिक्री सेल, अब जब से बंद हो गया, चाइना का बहिष्कार हो गया, तब से हमारी उम्मीदें पहले तो पिछड़े थे, अब थोड़ा जो एक लगन भी है, 2 पैसा भी मिल रहा है। हमारे यहाँ कितना बढ़िया हुनर वाले लोग हैं, इतने सुंदर सुंदर दिए बनाते हैं, और ऐसे लोगों को भी हाथ को मजबूत करना, आत्मनिर्भर भारत करना, और जब हमारा देश मजबूत होगा, हमारे लोग मजबूत होंगे, तभी भारत राष्ट्र मजबूत होगा। मथुरा में उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड के सदस्य आचार्य महेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार चाइना के सामान का बहिष्कार कर लोकल सामान को अपना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रजापति समाज को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है और दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति की डाइयां वितरित की गई, जिसमें बोर्ड की प्रेरणा से युवा और बुजुर्गों को घर से बुलाकर वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी दिवाली के अवसर पर मिट्टी के बर्तन जैसे दीपक, दियाली, मूर्ति आदि के काम में दिन पर दिन इजाफा हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से खादी तथा ग्राम उद्योग माटीकला बोर्ड की ओर से प्रजापति समाज के लोगों के लिए डाइयों का वितरण किया गया है और ये डाई जो है गणेश जी और लक्ष्मी जी से संबंधित है और सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रजापति समाज का आर्थिक स्तर से, सामाजिक स्तर से उनका स्तर ऊंचा उठे। इसमें जो है हम लोग कुम्हार लोगों को, प्रजापति समाज के लोग हैं जो कुम्हारी का कार्य करते हैं, इनको निःशुल्क चाक वितरण, इलेक्ट्रॉनिक चाक वितरण का कार्य दिए जाते हैं एवं जो लोग मूर्ति कला का कार्य करते हैं उसमें गणेश लक्ष्मी के सांचे जो है वितरित किए जाते हैं। निःशुल्क वितरण है इसका। फिरोजाबाद में दीपावली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 70 पटरी दुकानदारों के निःशुल्क स्टॉल लगाए गए। 6 ओडीओपी योजना के स्टॉल लगाए गए, जिनमें कांच की चूड़ियां, कांच के आकर्षक खिलौने प्रमुख रहे। मेले में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजना के बारे में जादू एवं नाटक के माध्यम से जानकारी दी गई। मेले में शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार, फूड विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टॉल लगाए गए, जिससे लोगों ने खूब फायदा उठाया। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले आदि भी लगाए गए। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जादूगर देव द्वारा स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण पर नाटक प्रस्तुत किए गए। सरकार के आदेश पर सभी नगर पालिकाओं में, सभी नगर निगमों में विकास उत्सव, जिसको दिवाली उत्सव के रूप में भी इस चीज़ को मनाया जा रहा है, और उसी के क्रम में यहाँ पर नगर निगम तिलक इंटर कॉलेज में आज ये बड़ा सजावट के साथ सारे स्टॉल के साथ ये कार्यक्रम की तैयारी की गई है, जिसकी शाम को 4 बजे इसका एक वृहद उद्घाटन समारोह भी है। और इसी के साथ साथ अन्य नगर पंचायतों में भी सब अलग अलग समय पर इस तरह का जो आयोजन है उसका शुभारंभ मान्यगणों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जनपद के सभी वासी इस मेले को आके जरूर देखें और साथ साथ वैक्सीन के जो कैंप लग रहे हैं, अपना कोविड का वैक्सीनेशन भी जरूर कराएं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन के सत्र में लेंगे हिस्सा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण रहेगा शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन का एजेंडा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज देश भर में विशेष कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि देश की एकता के लिए जरूरी है मजबूत लोकतंत्र।
और प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार थे सरदार पटेल। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।